नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 के बारे में। इसमें हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, जो हमारा टोटल इसमें कितने हैं 25 पार्ट्स को पढ़ना है, यानी कि 25 भाग हैं या 25 चैप्टरों को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में। आज पहला चैप्टर है जिसमें 4 आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे हमें, ठीक है? 1 से लेके 4 तक आर्टिकल्स पढ़ेंगे। साथ में 2 बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जजमेंट आए थे इंडिया के, उनको भी देखेंगे। साथ में और भी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो यहाँ पे इस वीडियो में हम साझा करेंगे आपसे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 1 की बात की गई है, तो संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है पहले चैप्टर में कि भई सबसे पहले देश का निर्माण होना भी ज़रूरी है, तभी जा कर के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएँगे। तो संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई, यानी कि यूनियन और टेरिटरी की बात की गई। समझते हैं क्या है? बात क्या है? भाग फर्स्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, संघ का मतलब होता है यूनियन होता है, ठीक है? तो भारत क्या है कि यूनियन है। यूनियन मतलब क्या होता है? राज्यों को मिला करके संगठित करके बनाया गया कोई देश, उसको ही संघ कहते हैं। तो संघ क्या हो गया? देश का नाम, भारत एक संघ है। किसका? राज्यों का। और उनके राज्य क्षेत्र यानी कि उनकी टेरिटरी, ये कौन-कौन राज्यों का संघ है। तो भारत का पहला जो चैप्टर है आपका, कह सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आपका भाग फर्स्ट, जिसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की चर्चा और साथ में आपके भारत की चर्चा की जाती है कि भारत आखिर कैसे बना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 को यानी कि आर्टिकल 1 को समझेंगे, उसके माध्यम से ही चीज़ों को आगे समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 को समझें, तो क्या बोला गया है? भारत राज्यों का संघ है ना? राज्य यहाँ पे यूनियन वाले राज्य की बात की गई। इसके भी चर्चा करेंगे कि आखिर यूनियन का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब क्या होता है और कॉन्फेडरल का मतलब क्या होता है। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? भारत जो है राज्यों का संघ है। किसका संघ है भारत? राज्यों का संघ है। अर्थात मतलब इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो भाई भारत किस चीज़ का संघ है? राज्यों का संघ है। भारत हमेशा हमारा जो क्या है? राज्यों का संघ है, जो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी राज्य जो है, कभी भी टूट कर के भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यूनियन का मतलब यही होता है। तो यूनियन का मतलब समझ में आ गया? यूनियन का मतलब होता है कि ऐसे संगठन की बात की जाती है, जो संगठन एक बार बन जाता है, वो टूटता नहीं है। अब इसको हम एक परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए हमें 3 परिभाषाओं को समझना होगा। नंबर 1 परिभाषा को समझें अगर, तो वो होगी हमारी कॉन्फेडरल, यानी कि परिसंघ किसे कहते हैं। तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे-छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी-थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे करके एक देश का निर्माण कर लेती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है और इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। मतलब कहने की बात है, कहीं-कहीं आपने देखा होगा कोई देश 1 करोड़ की आबादी होल्ड करता है, कोई 50 लाख की आबादी होल्ड करता है, कोई 10 लाख की आबादी होल्ड करता है। अब ये छोटे-छोटे देश क्या करेंगे? अपनी आर्मी बनाएगी या नेवी बनाएगी या एयरफोर्स बनाएगी या अपनी विदेश नीति कैसे चलाएगी? तो क्या करते हैं, छोटे-छोटे देश किसी एक परिसंघ से जुड़ जाते हैं। परिसंघ का मतलब होता है कॉन्फेडरल से जुड़ जाते हैं कि सब लोग मिलकर के एक केंद्र सरकार की स्थापना कर लो, विदेश नीति या सेना की नीति, ये सब नीति उसी के माध्यम से होगी। तो ये अपनी-अपनी शक्तियाँ एक बीच वाली सरकार को दे देते हैं कि भई हमारी शक्ति का आप यूज़ करोगे, जैसे विदेश नीति से जुड़ी हुई शक्ति। तो ये लेकिन बहुत ही कमज़ोर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि जैसे ही किसी भी राज्य ने अपनी शक्तियाँ वापस ले ली, तो उसकी अपने आप शक्ति खत्म हो गई। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे पहले देखा गया था, पूर्व में जर्मन संघ बना हुआ था जर्मनी का, और अभी हमें एक यूरोपीय संघ देखने को मिलता है।
इसको यूरोपीय यूनियन भी बोलते हैं या यूरोपीय संघ में बोलते हैं, तो ईयू के नाम से जाना जाता है। ये संघ क्या है? यूरोप में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कुछ देश हैं, उन देशों में छोटे-छोटे देश हैं, उन सभी देशों को इकट्ठा करके यूरोपीय संघ बना दिया है। और यूरोपीय संघ में अगर कोई भी देश हट के अलग रहना चाहे तो हट सकता है। तो कॉन्फेडरल का मतलब क्या हुआ? परिसंघ, यानी कि ऐसा संगठन देशों का जहाँ देश अपनी थोड़ी-थोड़ी शक्ति एक बड़ी सरकार बनाने में दे देते हैं, जो उनकी विदेश नीति या उनकी आर्मी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये कॉन्फेडरल या परिसंघ हो जाता है। लेकिन हमारा देश कॉन्फेडरल और परिसंघ नहीं है। दूसरा पॉइंट हमें समझना पड़ेगा फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट का, यानी कि उसको भी संघ बोलते हैं, है ना? उसको भी संघ बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको फेडरल बोलते हैं या फेडरेशन बोलते हैं, और हिंदी में उसको संघ कह सकते हैं। तो फेडरल मतलब क्या होता समझते हैं। इसमें क्या होता है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं। अब बात तो यही सेम है भाई, कॉन्फेडरल में भी राज्य अपने एक शक्तियों का निर्माण करके भाई अपनी केंद्र सरकार को दे रहे हैं, और केंद्र सरकार के पास बड़ी शक्ति आ रही है, और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है। भाई फिर भी इतनी ध्यान रखना है कि ये बहुत कमजोर होता है, ये जो है बहुत कमज़ोर होता है, ये उससे ताकतवर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे वर्तमान में यूएसए, यूएसए का है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों नाम रखा गया इसका? यू का मतलब होता है यूनाइटेड, एस का मतलब होता है स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त हुए, कुछ राज्य संयुक्त हुए मतलब जुड़े हुए हैं, इसलिए तो इसका नाम रखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फेडरल गवर्नमेंट के तहत राज्यों ने अपनी शक्ति केंद्र के पास दे दी कि भाई हमारी विदेश नीति तुम संभालो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे चलती है? अमेरिका में चलती है। और ये आपकी कॉन्फेडरल से मजबूत होती है, लेकिन यूनियन से थोड़ी कमजोर होती है, इस चीज को ध्यान रखना है। और तीसरी जो सरकार चलती है, या कह सकते हो तीसरी जो होती है यूनियन, है ना? तो इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी में फेडरेशन। और जो फेडरेशन आपका यूएसए में चलती है, फेडरल गवर्नमेंट चलती है, और यूनियन गवर्नमेंट इंडिया में चलती है। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत में कौन सी वाली यूनियन है? भारत कैसा राज्यों का संघ है? भारत यूनियन वाले राज्यों का संघ है। भारत के राज्य भारत से अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो भारत एक यूनियन है। तो यूनियन का मतलब पता होना चाहिए कि भारत राज्यों का संघ है, एक यूनियन है, जहाँ पे राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में बताया, अमेरिका एक फेडरल गवर्नमेंट है, भारत एक यूनियन गवर्नमेंट है। तो पहला अनुच्छेद हमें पता चल गया है। पहला अनुच्छेद हमारा क्या बोल रहा है? एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर दें। अब देखते हैं दोबारा से। तो पहला अनुच्छेद हमारा क्या बोल रहा है कि भारत राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का यूनियन है, और अर्थात कह सकते हो राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो यूनियन का मतलब समझ में आ गया होगा, यूनियन क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। ये हमें भारत का मैप देखने को मिल जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे, जैसे ही कुछ रिगार्डिंग इसके टॉपिक रहेंगे, इस मैप पे चलते रहेंगे। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 2 पर। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश जो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है, उसे मिला सकते हैं। यानी हम यह काम करने से पहले संसद को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, जैसे सिक्किम और गोवा। तो क्या है? बात ये बताने की कोशिश की गई है, जैसे मान लो भारत है, हमें पता है, ठीक है? जैसे मान लो ये हमारा भारत का मैप है। अब भारत का पड़ोसी देश, चाहे मान लो पाकिस्तान है। कल के दिन पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा भारत में मिलना चाहता है। तो भारत में अगर कोई भी हिस्सा मिलना चाहता है, या भारत ने कोई हिस्सा जीत लिया, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 2, है ना, अनुच्छेद 2 के तहत हम उसको अपने भारत के हिस्से में
मिला लेंगे। तो इतनी सी बात अनुच्छेद 2 कह रहा है। कोई भी विदेशी हिस्सा या भारत में मिलना चाहता है या भारत उसको किसी भी कारण से जीत लेता है, उसके हिस्से में आ जाता है, तो भारत को अनुच्छेद 2 के तहत पावर दी गई है कि उसको भारत के अपने मैप में शामिल करें और भारत उसपे प्रभुत्व जमाए या अपनी राजशाही या अपना शासन कर सके। तो क्या कहा गया है इसमें? देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सिक्किम की बात की गई है कि सिक्किम क्या है, एक विदेशी राज्य था, जिसको हमने भारत में मिलाया था। गोवा भी ऐसे ही एक कह सकते हो पुर्तगालियों के उसमें अधिग्रहण में आता था, जो पुर्तगाल या पोर्तुगीज़ थे, वो लोग इस पे शासन कर रहे थे। तो दोनों देशों को भारत ने जीता, क्योंकि देश ही बोला जाएगा जब दूसरे अपने-अपने खुद के स्वतंत्र देश थे, उनको जीता और जीत करके भारत में मिलाया। लेकिन सिक्किम की कहानी कुछ अलग है जिसकी हम अभी चर्चा करते हैं। तो यह अनुच्छेद केवल नए राज्यों को शामिल करने की अनुमति देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, नए राज्यों को शामिल करने की अनुमति देता है। भारत के भीतर राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने के लिए शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत आती है। मान लो कोई भी इंडिया के अंदर के मैप में कोई भी 2 राज्यों के बीच अगर बँटवारा करना है कि भई यूपी और यूके, मतलब हमने देखा है उत्तराखंड यूपी को अलग-अलग कर दिया है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है, ना कि 2 के तहत। 2 के तहत पाकिस्तान का कोई हिस्सा भारत में मिलाना चाहते हो या श्रीलंका का कोई हिस्सा भारत में मिलाना चाहते हो, तो अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकते हैं। तो इस चीज़ की क्लियर हो जाती बात। अब बढ़ते हैं, उदाहरण समझते हैं। 1961 में गोवा, दमन दीव और जो पुर्तगालों से मुक्त कराकर भारत में अपने में शामिल कर लिया था, जिसकी हमने चर्चा की थी। 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब थोड़ी-सी सिक्किम के बारे में कहानी समझेंगे, फिर अनुच्छेद 2 और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम को 1947 से लेके 1975 तक एक सह-राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट, यानी कि प्रोटेक्शन देंगे, केवल और केवल उस राज्य को हम सुरक्षा देंगे। ऐसा स्टेट जहाँ पे हम सुरक्षा के लिए दें, उसकी नीति वही चलाएँ, ऐसे में उसको सह-राज्य घोषित किया गया। तो सिक्किम भारत का पहले कैसा था, 1947 से लेके 75 तक एक सहराज्य था। सहराज्य का मतलब ये है केवल और केवल हम उसको सुरक्षा देंगे, कोई भी उसके ऊपर चढ़ाई ना कर पाए या उसको छीन करके अपने हिस्से में ना मिला पाए। इसका मतलब ये था कि सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, भाई भारत का नहीं था, स्वतंत्र राज्य था लेकिन सह-राज्य था। लेकिन भारत उसकी सुरक्षा, उसकी विदेश नीति, उसकी संचार नीति आदि को नियंत्रित करता था। भई सह-राज्य का मतलब क्या है? हम उसका प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जब प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसकी सुरक्षा करेंगे। विदेश नीति में भाई कोई भी देश उसके ऊपर कूच करना चाहता है, उससे लड़ना चाहता है, तो हम अपनी आर्मी से उसका सपोर्ट करेंगे, संचार और कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको व्यवस्थित करेंगे। तो पहले 1975 तक क्या था हमारा सिक्किम, केवल और केवल एक सह-राज्य था। अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम था कहाँ? इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो सिक्किम ये है, ये जो हिस्सा है, ये सिक्किम है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। भारत में सबसे ऊपर सिक्किम देखने को मिलता है। 1947 से लेकर के 75 तक एक सह-राज्य था। ये क्या था? सह-राज्य था। इसका काम मतलब ये भारत का कोई राज्य नहीं था। भारत केवल इसको प्रोटेक्शन दे रहा था, सुरक्षा दे रहा था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कहानी को थोड़े आगे बढ़ाएँ। अच्छा, सहराज की अगर बात करी जाए क्या होती हैं जो प्रोटेक्शन वाले स्टेट जिसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ बताया गया है कि यह पूरी तरह स्वतंत्र देश नहीं होता, लेकिन एक शक्तिशाली देश या कह सकते हो भारत जैसे उसकी सुरक्षा और विदेश नीति को नियंत्रित करता है। तो स्वतंत्र है लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। भारत इसकी क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। सिक्किम का अपना राजा जिसका नाम था चोंग्याल था, जो आंतरिक प्रशासन सँभालता था। तो सहराज्य में एक चीज़ देखने को मिलेगी, विदेश नीति हुई, संचार नीति हुई और आपकी सुरक्षा नीति भारत सँभाल लेगा, लेकिन आंतरिक नीति वहाँ का राजा सँभालेगा जो चोंग्याल सँभाल रहा था। ठीक है। भारत के साथ एक विशेष संधि थी, जिसके तहत भारत उसकी रक्षा करता था और विदेशी मामले सँभालता था। तो भारत के साथ एक संधि की थी भई चोंग्याल राजा ने कि भई हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे लेकिन सहराज्य बन के जुड़ेंगे। आंतरिक मामलों में हम क्या करेंगे?
अपने खुद निर्णय लेंगे। वहाँ मामले जो भी हैं विदेश नीति से जुड़े या सुरक्षा से जुड़े, उसमें आप हमारा सपोर्ट करोगे। इसके तहत ये ट्रीटी साइन हुई थी। ये हो जाती है सह राज्य की परिभाषा, है ना? उसको बढ़ाते हैं आगे, फिर देखते हैं कैसे बना सिक्किम एक सह राज्य। तो कहानी क्या है, 1947 की भारत की आज़ादी के बाद सिक्किम के राजा चोंग्याल ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक विशेष संधि हुई जिसको इंडो सिक्किम ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। भारत ने उसकी सुरक्षा, विदेश नीति और संचार नियंत्रण अपने पास रखा, लेकिन आंतरिक शासन उस राजा को दे दिया। तो वही शुरुआत में मना कर रहे थे, लेकिन एक ट्रीटी के माध्यम से भारत में मिलाया गया। इसलिए मिलाया गया क्योंकि वो भारत की टेरिटरी में था, नुकसान हो जाता भारत को, इसलिए उसको अपना स्वराज्य बनाने के लिए भारत ने भी बहुत कोशिश की। और कैसे बना सिक्किम भारत का असली हिस्सा, है ना? तो 1973 की बात की जाए, सिक्किम में चोंग्याल के खिलाफ जनता ने असंतोष बढ़ा दिया, यानी कि जो वहाँ का राजा था उसके खिलाफ हो गई जनता। तो भारत में शामिल होने की जनता ने मांग कर दी। भाई जब जनता ही बोलने लग गई कि हमें राजा तुम्हारे शासन में नहीं रहना है, हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब राजा तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? तो क्या हुआ, यहाँ पे 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह मतलब लोगों की इच्छा पूछी गई, लोगों की इच्छा, लोगों ने अपनी इच्छा हाथ उठाकर बता दी कि हाँ, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। और इस तरीके से जनमत संग्रह के माध्यम से सभी लोग भारत में शामिल हो गए। इस वजह से करीब जिसमें 97% जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में अपना मत यानी कि वोट दिया। कब? 1975 में। और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो भारत का 22वां राज्य 1975 में, शह राज्य नहीं, असली राज्य बन गया था। अब उस पे पूरा आंतरिक और बाह्य शासन कौन करेगा? भारत करेगा। पहले केवल बाह्य शासन कर रहा था तो शह राज्य था, लेकिन आंतरिक शासन के लिए 1975 में उसको पूर्ण रूप से जनता ने सपोर्ट दे दिया जनमत संग्रह के माध्यम से। तो ये शह राज्य की यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है। तो कौन से ये विदेशी राज्य मिलाया था भारत में, तो किसके तहत मिलाया गया था ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है? विदेशी राज्य जब भारत में मिलाया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था, ठीक है? अच्छा, एक केस था बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसी चीज़ से जुड़ा हुआ केस था, आर.सी. पौंड्याल करके थे। और भारत सरकार के खिलाफ एक केस था, 1993 के आसपास की बात की गई है, जो सिक्किम में भारत के विलय से जुड़ा हुआ मामला था। क्या मामला था इसमें देखते हैं। तो मामले की पृष्ठभूमि ये थी कि सिक्किम 1947 से 75 तक भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट रहा था, जिसका मतलब था कि यह एक स्वतंत्र राज्य था, है ना? स्वतंत्र राज्य मतलब भारत से इसकी आंतरिक नीति नहीं चलती थी, वो खुद चलाते थे, जैसे हमने ऊपर देखा। लेकिन भारत ने उसकी रक्षा, विदेश नीति नियंत्रण कर रखी थी। 75 में सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया और भारत का 22वां राज्य बना दिया। ये तो मामला था, यही मामला इस कोर्ट में रखा गया। दूसरा, पौंड्याल जो था व्यक्ति, उसने सिक्किम के भारत में विलय की चुनौती दी थी कि भाई भारत में सिक्किम कैसे मिल गया, उसकी चुनौती दी थी। उसका कहना क्या था? उसका कहना था सिक्किम का भारत में विलय संविधान के अनुसार नहीं हुआ था, यह संविधान संशोधन की बजाय एक साधारण कानून के तहत किया गया था। मतलब कोई भी अगर राज्य, भाई दूसरा विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है और उसको मिला लिया गया है, तो भाई भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा तुम्हारा पौंड्याल बोल रहा है कि भाई बगैर संशोधन के तुम विदेशी राज्य को मिला कैसे लोगे? इस चीज पे साधारण से कानून, तुमने एक विधेयक विधेयक जो है पेश किया, एक बिल पेश किया तुमने भाई पार्लियामेंट में कि भाई सिक्किम अगले दिन से भारत का राज्य हो गया। तुमने संशोधन कोई नहीं किया संविधान में। इतनी सी चर्चा थी इस पौंड्याल के केस में कि भाई विदेशी कोई भी अगर राज्य को भारत में शामिल करना चाहते हो, तो भाई संविधान में संशोधन होना चाहिए, ऐसा पक्ष था पौंड्याल का। फिर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसको समझें। तो यहाँ पे मामले में प्रमुख मुद्दे यही थे, क्या सिक्किम का भारत में विलय संविधान संशोधन के तहत हुआ था? भाई भारत में विलय क्या संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो आर.सी. पौंड्याल का दावा था कि यह विलय एक संविधान संशोधन नहीं था।
ठीक है, बल्कि एक साधारण विधायिका द्वारा किया गया था, जो कि गलत है। भाई उसका तथ्य है कि भाई विधायिका के द्वारा बिल के माध्यम से लेजिस्लेशन के द्वारा बिल यानी कि एक बिल पास किया और सिक्किम को भारत में मिला लिया, संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया, जो कि गलत है। इसका पक्ष था पौंड्याल का। फिर क्या हुआ? क्या सिक्किम का विलय अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हुआ था? तो यह भी प्रश्न उठाया गया था कि सिक्किम का विलय अनुच्छेद 2 यानी कि भारत के बाहर कोई भी देश उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता उसे भी मिला सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 जो हमने ऊपर पढ़ा कि अनुच्छेद देश तो 2 यही कहता, कोई विदेशी हिस्सा भारत में मिलना चाहता है तो उसको हम अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकते हैं। अच्छा, जो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद यानी कि जो पार्लियामेंट राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है भाई। जैसे हमने देखा है कि भाई आपने देखा होगा कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था। तो एमपी से छत्तीसगढ़ आर्टिकल 3 के तहत किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो भाई संसद जो है राष्ट्रपति की अनुमति से या उसकी परमिशन से किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? समझे? न्यायालय का निर्णय ये रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरसी पौंड्याल के दावे को खारिज कर दिया और कोर्ट ने यह कहा कि सिक्किम का भारत में विलय अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया था और इसे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती आवश्यकता? क्योंकि संविधान में अपना चौथा आर्टिकल जो है, अनुच्छेद चौथा यही है कि 2 और 3 जब भी यूज किए जाएंगे, 2 और 3 का जब भी यूज किया जाएगा तो संविधान में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया है चौथे आर्टिकल में? चौथे आर्टिकल ने ये बोला है कि जब भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 की शक्तियों का प्रयोग होगा तो संविधान में कोई भी अनुच्छेद में हमें सुधार यानी संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत में विलय अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया, इसलिए संविधान में कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप समझे मांगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 4 के तहत ऐसे विलय को संविधान संशोधन के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसलिए इसे सामान्य कानून या साधारण विधेयक के रूप में इस प्रकार भारत का सिक्किम का भारत में विलय करना वैध ठहराया, क्योंकि अनुच्छेद 4 यही बोलता है कि अनुच्छेद 3 और 2 की शक्तियों का कभी भी यूज हो रहा हो तो उसको उन शक्तियों के तहत किसी भी दूसरे देश को भारत में मिलाना हो या भारत के किसी एक राज्य के 2 टुकड़े करना हो तो कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं होती। एक साधारण सा विधेयक लाओ और यहाँ पे क्या कर दो, उसको बदल दो। तो इतनी बात अनुच्छेद 4 कहता है, अभी हम समझेंगे। तो निष्कर्ष यही निकला कि आरसी पौंड्याल केस ने स्पष्ट किया सिक्किम का विलय अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हुआ और इससे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक साधारण विधेयक के माध्यम से संसद ने इसे पारित किया और यहाँ पे विलय कर लिया उस देश का। तो यहाँ पे समरी यही है कि अनुच्छेद 2 किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की बात करता है। अनुच्छेद 3 भारत के अंदर पहले से कोई भी राज्य के 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 10 टुकड़े कुछ भी करने के लिए उसके पास ताकत होती है। इन दोनों अनुच्छेदों का जब भी सरकार प्रयोग करेगी तो कभी भी उसको संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आर्टिकल 4 बोलता है। इसके तहत पौंड्याल जी हारे, भारत के संविधान 4 ने उनको हरा दिया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ यहाँ पे कह सकते हो जजमेंट दिया था। अभी हमने अनुच्छेद 2 देखा था। अनुच्छेद क्या 2 बोलता है? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की बात करता है। इसमें हमने सिक्किम का देखा कि सिक्किम विदेशी राज्य था जो भारत में मिला और आरसी पौंड्याल का केस देखा। अब अनुच्छेद नंबर 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, कौन? संसद यानी कि पार्लियामेंट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। भाई क्या है, जब भी संसद की इच्छा हो राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, अनुमति लेने के बाद किसी भी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की सीमा बदलनी है, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना, सब कुछ कर सकता है।
कौन? संसद यानी पार्लियामेंट। राष्ट्रपति की अनुमति विधेयक पेश करने के लिए आवश्यक है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का होता है और राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। तो हमें इस आर्टिकल में 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि संसद जो है भाई अनुमति लेगा किससे? अनुमति लेगा राष्ट्रपति से, है ना? हमारे राष्ट्रपति से। अ, 1 सेकंड। राष्ट्रपति से अनुमति लेगी संसद। अब संसद राष्ट्रपति से अनुमति लेगी और राष्ट्रपति उस पे सिग्नेचर कर देगा, है ना? सिग्नेचर कर देगा, केवल सिग्नेचर करने का ही काम है, लेकिन अंतिम निर्णय किसके पास? संसद के पास पूरी पावर रहती है। और जो भी राज्य के 2 टुकड़े किए जाने हैं, मान लो यूपी, एमपी और झारखंड, सॉरी एमपी और जो आपका कह सकते हो एमपी और जो छत्तीसगढ़ की बात की गई थी, एमपी और छत्तीसगढ़ की जो 2 राज्य हुए, तो इसमें एमपी की सरकार से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भई तुम सहमत हो हम तुम्हारे राज्य का बँटवारा कर रहे हैं। उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसद के पास इतनी पावर आर्टिकल 3 के तहत दी गई है। तो इस चीज़ की ध्यान रखनी है हमें। अब इसमें हमने क्या 2-3 चीज़ों को देखना है। देखो, नंबर 1 क्या देखेंगे कि भाई सबसे पहले एमपी और छत्तीसगढ़ अलग होगा। कब होगा? 1 नवंबर 2000 को होगा। हमने देखा कि यहाँ पे ये एमपी है ना? ये जो पोर्शन एमपी है और ये छत्तीसगढ़ है। पहले पूरा राज्य एक हुआ करता था, जिसको हमने 2 हिस्सों में बाँट दिया है। ऐसे बँट गया है ये, ठीक है? कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। किसके तहत हुआ? आर्टिकल 3 के तहत। किसने किया? संसद ने किया। ऐसे ही यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया। ये कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। यूपी जैसे हमने देखा, यूपी ये है, यूपी के बगल से हम ये देखते हैं, ये क्या हमारा उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड यूपी से अलग कर दिया गया संसद ने। बिहार से ऐसे ही झारखंड 15 नवंबर को बदल दिया। सब चीज़ें देख रहे हैं, सब नवंबर में और सन 2000 में ही हो रहा। पहला 1 नवंबर, फिर 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर। सब लोगों ने अलग-अलग डेट पे बस 5-5, 7-7 दिन के समय में इन राज्यों का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ या राज्यों का या अलग-अलग किया गया। ये बिहार है हमारा, है ना? ये बिहार से ये झारखंड अलग कर दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की बात की गई। आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ? तेलंगाना अलग हुआ। आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ? 1 सेकंड इसको थोड़ा साफ करें। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ जो 2 जून 2014। ये अंतिम राज्य अलग हुआ अभी वर्तमान में। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये मध्य प्रदेश है ना? ये महाराष्ट्र है। ये आपका इतना सा ये राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों थे। इसमें से दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे आर्टिकल 3 का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 4 यानी कि आर्टिकल नंबर 4 की। ये क्या कहता है? देखते हैं। अगर संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई नया राज्य बनाती है या किसी राज्य की सीमाओं को बदलती है, तो उसे संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। तो वही बात हमने अभी बताया था कि जो आरसी पौंड्याल के केस में यही तो लड़ाई चल रही थी कि भई 2-3 के तहत 2 के तहत कोई भी संविधान के तहत कोई भी मान लीजिए विदेशी राज्य को भारत में मिला रहा है और 3 के तहत कोई भी भारत के अंदर के राज्य का बँटवारा कर रहे हो, तो अनुच्छेद 4 उसको सख्ती देती है कि तुम बँटवारा करो और संविधान में कोई संशोधन मत करना। संशोधन कोई भी मत करना। इस चीज़ की क्या देते हैं? भारत सरकार को या संसद को एक पावर दी जाती है। संसद को क्या पावर मिलती है अनुच्छेद 4 से कि आप किसी भी राज्य के 2 हिस्से कर दो या कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लो और इसमें कोई काम कर लो, आपको कोई संशोधन करने की यानी कि अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अनुच्छेद 4 खुद बोल रहा है। बोल रहा है कि भई तुम कोई भी विदेशी राज्य मिला लाओ या भारत के राज्य के 2 हिस्से कर दो। हम तुम्हें पावर दे रहे हैं, कोई भी संशोधन नहीं करना है। केवल साधारण सा विधेयक लाओ, सूचना दो और संसद में सबको बता दो हमने ये कर दिया है, बस। यह इसका मतलब यह हुआ कि नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं बदलाव के लिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे साधारण कानून के तहत बदल सकते हैं। भाई आर्टिकल 368 किसकी बात करता है? संविधान में संशोधन की। तो संशोधन की जरूरत है ही नहीं। भाई साधारण विधेयक लाओ हम बदल देंगे। जब संशोधन की जरूरत नहीं है तो आराम से बदल जाता है।
तो अनुच्छेद 4 में बात यही थी कि इसका मतलब यह हुआ कि नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि साधारण संसद के कानून के द्वारा इसको बदल सकते हैं। मतलब क्या है समझें? 368 जो आर्टिकल 368 है, ये क्या कहता है? जब भी संविधान में कोई भी बदलाव करना है, यानी कि संशोधन वाला बदलाव करना है कि उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़नी है ना? तो आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 4, 2 और 3 को पावर देते हैं कि किसी राज्य को मिलाओ या किसी अपने भारत के अंदर के राज्य को उसके 2 टुकड़े करके अलग-अलग सीमाओं बना दो। हम तुम्हें पावर देते हैं कि तुम 368 को यूज़ ना करो। इतनी सी बात अनुच्छेद 4 कहता है। इसमें एक चीज़ और मिलती है क्या? अगर किसी राज्य को राज्यसभा में सीटें दी जानी, मान लो यूपी की सीटें को बढ़ानी है या कम करनी है, बदली जानी है, तो अनुच्छेद 4 के तहत यही चीज़ कर सकते हैं, इसमें भी संशोधन की ज़रूरत नहीं है। मान लो लोकसभा की सीटें यूपी में 80 है ना? या मान लो किसी स्टेट में राज्यसभा की सीटें 20 हैं। अब वो स्टेट को मान लो हमने उस सीट में से 18 कर दी उनको या 15 कर दी उस राज्यसभा की सीटों को, तो ये 18-15 करना, ये कोई भी संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 4 इसको पावर देते हैं कि भई राज्यसभा की केवल और केवल राज्यसभा की सीटों को यहाँ पे आप परिवर्तित कर सकते हो। उदाहरण समझें अगर तो जब तेलंगाना 2014 में बना, तब भारतीय संविधान ने इसे शामिल किया, लेकिन यह संविधान संशोधन नहीं हुआ था। वही तेलंगाना जब हमारा क्या हुआ? आर्टिकल 3 का यूज़ हुआ कि भई आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो 2014 में हुआ। तो 2014 में हुआ तो कोई संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। एक साधारण विधेयक पास हुआ, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया और हमने उसको अमेंड कर दिया, है ना? जैसे सिक्किम 1975 में बना, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग कर लिया हमने। इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है और साधारण बहुमत से पास करके इसको बदल सकते हैं। तो इतनी सी चीज़ अनुच्छेद 4 की हो जाती है। अब हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट केस। यह केस बेरुवारी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव वर्सेस अननोन के नाम से एक केस देखने को मिलता है 1960 का। क्या है इस केस में? समझें। जो क्या है, जो भारत से एक क्षेत्र को कम करके पाकिस्तान से जुड़े, मतलब पाकिस्तान को देने से जुड़ा हुआ मामला है। सीधी-सी बात ये ध्यान रखनी है कि हमें पता है, जब भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत का अगर नक्शा बनाएँ हम, तो भारत के नक्शा में 1 सेकंड रुकेंगे। मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है? हमें पता है कि भारत के इस नक्शे में यहाँ पे है बांग्लादेश, जो पहले क्या हुआ करता था? पाकिस्तान हुआ करता था। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत का जब बँटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले थे। एक ये वाला हिस्सा मिला था और एक ये वाला हिस्सा मिले था। इसी हिस्से के पास में एक जगह है, जिस जगह का नाम है बेरूवरी, है ना? बेरूवरी एक जगह का नाम है, ठीक है? बेरूवरी क्या है? एक जगह का नाम है, जो भारत बोल रहा था हमारा है, पाकिस्तान बोल रहा था हमारा है, क्योंकि 1960 का मामला है और बांग्लादेश 1970 में बना, तब पाकिस्तानी था। तो बस सीमा का विवाद था कि भई किसका है ये? उससे जुड़ा हुआ ये मामला था। अब इसको समझते हैं। क्या था? कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में नेहरू-नून समझौता हुआ, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के बेरूबढ़ी यूनियन नंबर 12 और कुछ अन्य क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने का प्रस्ताव था। यानी नेहरू-नून समझौते के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने की बात की गई थी। इससे वो जुड़ा हुआ मामला है। क्यों? क्योंकि वो भारत के नक्शे में गलती से छप गए थे।
ये इलाका जलपाईगुड़ी जिले में देखने को मिला था। भारत के नक्शे में गलती के कारण इस दोनों देशों का दावा चल रहा था। भारत के नक्शे में गलती से वो यहाँ पे गाँव आ गया था। उस गाँव को फिर से भारत पाकिस्तान को सुपुर्द करना था। उससे मामला ये जुड़ा हुआ है किसका? बेरूबरी यूनियन ऑफ एक्सचेंज का, है ना? क्या था? तो यहाँ पे भारत सरकार ने यह क्षेत्र पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया, लेकिन इसका विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। भाई भारत सरकार के अलावा जनता भी तो है, जनता ने इसका विरोध किया और किसी ने भाई पिटीशन दायर कर दी कि भाई कैसे दे सकते हो, जो भारत के नक्शे में है और भारत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को तुम कैसे दूसरे देश को दे सकते हो? इससे जुड़ा हुआ मामला था। देखो, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। भाई हम लोगों को आर्टिकल 2 और 3 में क्या कहा गया? आर्टिकल 2 में कहा गया कि किसी भी दूसरे देश को भारत में मिला लो, कोई संविधान में संशोधन नहीं करना, या कोई भी भारत के राज्य के अंदर का 2 बंटवारा कर दो, तो कोई भी संविधान में संशोधन नहीं करना। लेकिन तुम अपने भारत के किसी हिस्से को दूसरे देश को दे दो। अगर तुमने दूसरे देश को अपना हिस्सा दे दिया ऐसा, तो भाई तुम्हें क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। तो ये मामला यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो क्या बोला कोर्ट ने कि संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी अगर तुम दूसरे को दे रहे हो। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत की सीमाओं को बदला नहीं जा सकता है जब तक कि संसद संविधान संशोधन द्वारा इसकी अनुमति ना दे दे। भाई भारत के अनुच्छेद 1 में भाई भारत राज्यों का संघ बताया गया। क्या बताया गया? भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है तो राज्यों की पूरी जानकारी दी गई है उसमें कि राज्य कितने होंगे, कितने भाई यूनियन होंगे। अब उसमें से किसी एक राज्य में से कुछ हिस्सा चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? संशोधन करना पड़ेगा। इसका मतलब यह था कि भारत सरकार सिर्फ एक कानून बनाकर किसी क्षेत्र को दूसरे देश को नहीं दे सकती है, बल्कि उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो भाई किसी दूसरे देश में अगर आप अपना हिस्सा दे रहे हो तब तो संशोधन करना पड़ेगा। अगर कोई भी दूसरे देश से तुम अपने पास कोई दूसरा देश मिलाना चाहते हो तो संशोधन की जरूरत नहीं है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई, इसलिए की गई है क्योंकि ये यूनियन है। यूनियन का मतलब बड़े आसानी से किसी दूसरे देश को तुम अपना कह सकते हो क्षेत्र नहीं दे सकते हो कि यूनियन आसानी से नहीं टूटते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ पे संविधान से जुड़ी बात यही है कि आर्टिकल 1 जो है भारत के क्षेत्र को परिभाषित करती है। अगर क्षेत्र में कोई बदलाव किया जाता है तो यह संविधान संशोधन के तहत होगा। भाई आर्टिकल 1 यानी कि भारत जो 28 और 8 वाला कॉन्सेप्ट है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाली बात कर रहा है। इसमें से किसी भी राज्य का कोई भी एक अगर कह सकते हो रित्ती भर भी अगर कोई हिस्सा किसी दूसरे देश में जा रहा है तो संशोधन करना पड़ेगा। कोई दूसरे देश का आ रहा है तो संशोधन की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्यों की सीमाओं में बदलाव से संबंधित है। बेरूबरी मामले में यह सवाल था क्या सीमाओं में बदलाव के लिए संविधान की संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है। तो भाई इस संशोधन से जुड़ी हुई मामला था। तो हमें आर्टिकल 1 का ध्यान रखना है। इसमें आर्टिकल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि भाई कोई भी भारत के देश के हिस्से को दूसरे देश में देना है तो संशोधन करना पड़ेगा। आसानी से नहीं दे पाओगे। तो 9वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि भाई भारत का वो वाला हिस्सा, बेरूबरी वाला हिस्सा किसको दिया जाना था? बांग्लादेश को दिया जाना था, यानी कि पहले के पाकिस्तान को दिया जाना था। तो फिर संशोधन हुआ। एक क्या संशोधन? 9वां संशोधन हुआ 1960 में। इस फैसले के बाद भारत सरकार ने 9वां संशोधन किया जो 1960 में पारित किया। इस संशोधन ने भारत की प्रादेशिक सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति दी और बेरूबरी समेत कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने का रास्ता साफ किया। तब जाकर के पाकिस्तान को हिस्सा मिला। इसके माध्यम से अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद उसके अलावा अनुसूची नंबर 1 दोनों में बदलाव किया गया। यहाँ आर्टिकल नंबर 1 में भी बदलाव हुआ और पहली अनुसूची में भी बदलाव हुआ। अनुसूची मतलब शेड्यूल। टोटल हमारी कितनी? पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में धीरे धीरे 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। इनको हम बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि ये संविधान में एक्स्ट्रा से बाद में जोड़ी गई थी, तो हम सोच रहे हैं बाद में पढ़ा दी जाएगी। तो दोनों में यहाँ पे संशोधन किया गया।
थोड़ा-सा ग्लिम्प्स ये है कि पहली अनुसूची में संशोधन क्या होगा कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। क्या दी गई है? पहली अनुसूची में बताया गया कि भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनकी लिस्ट दी गई है। तो उनमें बदलाव किया गया। 9वें संशोधन के ज़रिए इस अनुसूची में बदलाव करके पश्चिम बंगाल के बेरूगढ़ी क्षेत्र को हटाया गया और जिसे है पाकिस्तान में दे दिया गया। तो निष्कर्ष यही निकला, यह मामला स्पष्ट करता है कि भारत सरकार बिना संविधान संशोधन के किसी भी क्षेत्र को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। भाई, दूसरे देश में ट्रांसफर करना है तो संशोधन होगा और भारत में मिलाना तो संशोधन की जरूरत नहीं है। ये चीज देखने को मिलती है। 9वें अनुच्छेद ने 9th मतलब अमेंडमेंट ने पहली अनुसूची में बदलाव कर भारत की सीमा में परिवर्तन किया और भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के समाधान में एक अच्छी भूमिका निभाई। यह भारत की संवैधानिक प्रक्रियाओं को पालन करने की मिसाल बना और यह भी स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है। भाई, चाहते तो नहीं भी देते, लेकिन भाई जो जिसका है उसको दिया, क्योंकि गलती से आया तो चलो दे देते हैं। तो यहाँ ये हमारा आर्टिकल हो जाता है कंप्लीट। अब समझते हैं थोड़ा सा हम एक बड़े कॉन्सेप्ट को, वो है हमारा अखंड भारत। जी हाँ, अखंड भारत को अनडिवाइडेड इंडिया कहते हैं। इसको समझते हैं, ये भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि भारत पहले क्या था और बाद में आज क्या बना हुआ है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा भारत अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींची गई और यह लाइन अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया गया और अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफ़गानिस्तान बना। तो भाई, डूरंड लाइन कहाँ है? अगर बात करी जाए तो ये जो है आपकी, देखिए, ये जो लाइन है आपकी, ये कौन-सी लाइन है? डूरंड लाइन है, ठीक है? ये डूरंड लाइन है ना? डूरंड लाइन है, जब पाकिस्तान भारत में ही था, लेकिन इसको भारत से हटाया गया, ठीक है? 1893 में भारत से अलग हुआ किसी भी कारण से, तो भारत का पहला टुकड़ा भारत से अलग हुआ, वो हुआ अफ़गानिस्तान। उसके बाद अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में बर्मा यानी कि म्यांमार भारत से अलग हुआ, ये सेकंड टुकड़ा था। ये देखो कहाँ था, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है पूरा आपका, ये बर्मा भारत से अलग हुआ। ये हमारे भारत का सेकंड टुकड़ा था, ये अलग हुआ। तीसरे टुकड़े की बात करी जाए, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा हुआ जो पाकिस्तान हुआ, है ना? पाकिस्तान कितने हिस्से में अलग हुआ था? 2 हिस्सों में। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पे हुआ था। एक पूर्वी और एक, कह सकते हैं, एक और पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है? अब देखो इसको कहाँ देखेंगे, अगर इसको हम देखें, ये सेकंड हिस्सा हो गया। देखिए, ये जो वर्तमान में आज हमें जो बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, ये है पश्चिमी पाकिस्तान पुराना, है ना? पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो वाला हिस्सा है, ऐसे, ये है आपका पूर्वी पाकिस्तान, है ना? ये पश्चिमी है, क्योंकि एक सेकंड, ये है नॉर्थ, इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। तो ये हुआ आपका पूर्वी पाकिस्तान, है ना? ये और ये हुआ आपका पश्चिमी पाकिस्तान। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस साइड वाला है पश्चिमी पाकिस्तान और ये होगा पूर्वी पाकिस्तान पुराने समय में। तो ये दोनों अलग हुए, ठीक है। अच्छा, इनमें एक लाइन डाली गई थी जिसको बोलते हैं, जैसे रेड क्लिप जो लाइन है, इसको भारत पाकिस्तान से अलग करते हैं और जीरो लाइन है जो किसको अलग करता है, आपका बांग्लादेश को भारत से अलग करता है। तो हमें कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है, देखो फिर से मैं समझा दूँ। सबसे पहला हमारा टुकड़ा हुआ, पहला वाला अफ़गानिस्तान वाला, है ना? दूसरा टुकड़ा हमारा होगा म्यांमार वाला, जिसको बर्मा बोलते हैं, है ना? बर्मा या म्यांमार। तीसरा हुआ हमारा पाकिस्तान वाला जो 2 हिस्सों में बँटा था। पाकिस्तान में 2 चीज़ों को ध्यान रखना है हमें, जो मेन पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में जो लाइन डाली गई थी, उस लाइन का नाम था रेड क्लिफ, है ना? रेड क्लिफ। और जो दूसरा जो बांग्लादेश है, उसके लिए लाइन डाली गई थी, उसका नाम क्या था? ज़ीरो लाइन। कौन-सा लाइन? ज़ीरो लाइन।
ठीक है? अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, भारत सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? ब बांग्लादेश के साथ, क्योंकि भारत चारों तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए है। तो ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है अपना भारत से, कौन? बांग्लादेश। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इतना यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। बढ़ते हैं आगे। तो भाई 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया, सब हो गया। लेकिन पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ रियासतों को मौका दिया जा रहा था। क्या मौका दिया जा रहा था? कि भई हमने देखा कि भारत-पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, तो जब उस समय करीब 565 देसी रियासतें थी। 565 देसी रियासत में राजा थे, सीधी बात समझो। तो 565 राजाओं की अपनी सत्ता चल रही थी। तो अंग्रेज़ों ने राजाओं को 3 ऑप्शन दिए थे। कि भाई 3 ऑप्शन पकड़ो तुम जो करना चाहो तो करो। कौन-कौन 3 थे? सबसे पहले कि भाई एक काम करो, राजाओं से बोला कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ जाके, या भारत में मिले रहो, या खुद तुम स्वतंत्र देश बना लो। भाई किसी से मत मिलो, तुम अपना स्वतंत्र देश बना लो। पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था, तो उसी समय पे अंग्रेज़ों ने ऐसी शर्त रखी कि भाई सभी राजाओं को एक फ्री वो दे दिया कि भाई आप चाहो तो पाकिस्तान में लो, या भारत में रहो, या अपना स्वतंत्र देश बना लो। भाई आज़ाद करने के बाद भी बर्बाद करने के लिए वो बैठे थे। क्या होता है फिर देखते हैं। भाई इतना आप किसी को ऑप्शन दे दिया तो कुछ ना कुछ तो कांड होंगे। क्या होते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 565 से अधिक देशी रियासतें थीं, और ये 565 देशी रियासतों को मिला करके फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। जो हमने सबसे ऊपर बात की थी, आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है कि भारत क्या है? यूनियन है एक, है ना? भारत राज्यों का संघ है। कौन राज्य? यूनियन वाले राज्यों का संघ है, फेडरेशन वाला संघ नहीं है। क्योंकि भाई 565 राजाओं को सँभालना थोड़ा मुश्किल था, उनके पास थोड़ी-थोड़ी पावर रहती। कल के दिन वो चाहते तो भई भारत से अलग हो जाते, तो वो ना हो पाए, इसलिए हमने यूनियन बनाना चाहा। इसलिए सरदार पटेल, है ना? सरदार पटेल को ये काम दिया गया था, या ज़िम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाएँ। इस काम में 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। सबसे पहले सरदार पटेल, दूसरे थे बीपी मेनन साहब, और तीसरे नंबर के थे माउंटबेटन, जो अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनके ही सिग्नेचर सभी पे होंगे। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। भाई 565 राज्यों में से 562 राज्य भारत में मिल चुके थे। 3 राज्य नहीं मिलना चाहते थे। अब सोचो भाई वो 3 राज्य क्यों नहीं मिलना चाहते थे? तो सबकी अपनी कहानियाँ हैं। क्या कहानियाँ हैं? नंबर 1 समझते हैं हैदराबाद। पता होना चाहिए कि हैदराबाद कहाँ है ना? अगर हैदराबाद की बात करी जाए, 1 सेकंड, हम थोड़ा-सा मैप दिखा दें। ये है मैप हमारा। तो ये जो वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना? ये पहले हैदराबाद वाला क्षेत्र था। ये भारत में मिलना नहीं चाहता था। दूसरा राज्य था यहाँ पे, मैं तुम तीनों राज्यों की बात करे दे रहा हूँ। दूसरा राज्य था यहाँ गुजरात का जूनागढ़ वाला क्षेत्र। ये भी भारत में मिलना नहीं चाहता था। तीसरा राज्य था आपका जम्मू कश्मीर वाला राज्य। ये 3 राज्य भारत में मिलना नहीं चाहते थे। सोचो अगर ये तीनों राज्य भारत में नहीं होते तो भारत का नक्शा कैसा होता? भारत का नक्शा ऐसा होता। इस तरीके से भारत का नक्शा होता। ये भारत में नहीं होते अगर तो। तो इनकी कहानी देखनी है। हैदराबाद की कहानी जो बिल्कुल मिडिल में है। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, और इसी तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। सीधी-सी बात ये है, हैदराबाद के जो निज़ाम है ना, निज़ाम मतलब वहाँ के राजा समझ लीजिए, वो भारत से मिलना नहीं चाहते थे। अब भारत से मिलना नहीं चाहते थे, तो उनके पास 3 ऑप्शन खुले हुए थे कि भई या तो भारत में रहो, या स्वतंत्र रहो, या पाकिस्तान चले जाओ। तो भई उसको पाकिस्तान जाना पसंद आ रहा था। जब इसको पाकिस्तान जाना पसंद आ रहा, भई ये बात पटेल जी को पसंद नहीं आई कि भई पाकिस्तान चले जाओगे, बीच में से कैसे चले जाओगे? तो यहाँ पे क्या किया गया कि भई यहाँ से ऑपरेशन पोलो के तहत
पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिया और वहाँ पे लोगों से जनमत संग्रह या उनका मतलब दबाव करके इनको डरा दिया। किसको डरा दिया? ये हैं आपके हैदराबाद के निजाम। और ये पुलिस की वर्दी में कौन है? सेना के जो प्रमुख थे वो पहुंचे और इनको अच्छे से समझा बुझा करके जो भी कर सकते थे वो किया और हैदराबाद को भारत में मिलवा लिया। ठीक है। और यहाँ पे ये हैदराबाद को ही हमारे प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू, ये पूरी जनसंख्या को क्या है? भाषण दे रहे हैं। और इस तरीके से ये मेमोरेंडम साइन किए जाते थे, या कह सकते हो मिलाने के बाद विलय पत्र साइन किए जाते। उसी समय के ये विलय पत्र आपको देखने के मिलेंगे, असली विलय पत्र हैं, या भारत सरकार की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। तो इनको भारत में मिला लिया गया। ऐसे ही जो गुजरात की बात की गई थी, जो गुजरात का एक छोटा-सा रियासत थी यानी कि राजशाही जगह थी, जो भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा करके उसे भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह का मतलब लोगों से उनकी इच्छा पूछना, आप कहाँ रहना चाहते, पाकिस्तान या भारत? तो भाई उन लोगों ने बोला हम भारत में रहना चाहते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की कहानी, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, पता है हमें, लेकिन राजा हिंदू थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम ना तो भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम तो एक स्वतंत्र देश बनेंगे। तब तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों की कहाँ पे घुसपैठ करा दी भाई, उस समय पे जब वो स्वतंत्र थे, ये वाले क्षेत्र में। भाई स्वतंत्र थे, जब स्वतंत्र हो तो पाकिस्तान से, भाई पाकिस्तान वालों ने क्या सोचा, ये स्वतंत्र है भाई, इसके ऊपर कब्जा कर लो, ये अपना हिस्सा बन जाएगा। तो राजा हरि सिंह परेशान हो गए ऐसी स्थिति में। तो राजा हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, भाई पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज दिए। तो राजा हरि सिंह ने आनंद फानंद में नेहरू के पास आए और सरदार पटेल को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे सिग्नेचर करा के भारत का अंग बन गए। तो ये हमारा, ये उसी का आपका वो देखने को मिलता है विलय पत्र। ये विलय पत्र जो है इसी का विलय पत्र है आपका, है ना, जम्मू कश्मीर का। तो ये हो गया। अब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी थी कि यहाँ पे जैसे इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण करना था। भई सब लोग मिल गए, 565 भी। 565 लोगों को मिला लिया हमने। अब इनको 4 कैटेगरी में बाँटा गया। 4 कैटेगरी में कैसे? एक ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि वह राज्य जहाँ अंग्रेज़ों का शासन चलता था, ठीक है। दूसरा प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहाँ देशी रियासतें थी। भई अंग्रेज़ों के शासन के अलावा भी देशी रियासतें 565 थीं। सी थी कमिश्नरी, वह बड़े शहर, है ना? जहाँ अंग्रेज़ केवल उस शहर पर कब्ज़ा किए थे। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब कमिश्नरी थीं। इन जगहों पे अंग्रेज़ कब्ज़ा किए थे, तो उनको कमिश्नरी सी से डिनोट किया गया है। डी यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 तरीके से भारत की यहाँ कैटेगराइज़ की गई कि इस तरीके से चीज़ों को हम बाँटेंगे। अच्छा कुछ-कुछ चीज़ें हुई तभी, क्या हुई कि भई यहाँ पे राज्यों को किस तरीके से बनाया गया जाएगा भाषा के आधार पे, कैसे हम सीमांकन करेंगे, कैसे राज्यों को बाँटेंगे, क्या करेंगे, तो अलग-अलग कमेटी बनी। एक कमेटी थी जिसका नाम था एस.के. धर कमेटी। ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया, किंतु भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध हुआ। तो एस.के. धर कमेटी क्या कर रही थी कि जो नए राज्य बनेंगे भारत में, मान लो जो भी राज्य बनेंगे उन राज्यों को भाषा के आधार पे बाँटना है कि तुम हिंदी भाषा क्षेत्र के हो तो तुम्हारा इतना सा राज्य हो गया, तुम भाई तेलुगु बोलते हो तुम्हारा ये हो गया, तुम मराठी बोलते हो तुम्हारा ये हो गया, गुजराती बोलते हो तुम्हारा ये हो गया। तो एस.के. धर कमेटी का विरोध हुआ, गठन हुआ लेकिन विरोध हुआ, काम नहीं कर पाई। फिर कमेटी आई जेबीपी, जेबीपी का मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारामैया और आपका पी से आपके पटेल साहब। इन्होंने भी भाषा के आधार पे राज्यों के गठन का विरोध किया कि भाई भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं होगा, इससे दिक्कत होगी। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य मांग करते हुए पोट्टू श्री रामालू जी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया। जो हमने देखा, आंध्र प्रदेश बना दिया, अंततः भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे
गठन होने वाला पहला राज्य बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई भूख हड़ताल पे कि भाई हम तो भाई बनवा के रहेंगे। तो भाई जनता आक्रोशित हो गई और राज्य बनाना पड़ा। इसी आंध्र प्रदेश से आगे चल के तेलंगाना बँट गया। भाई एपी से ही तो तेलंगाना बाँटा गया था। तो अभी जो 2014 में जो राज्य बँटा वो तेलंगाना इसी आंध्र प्रदेश से बँटा। यहाँ पे तेलुगु भाषा होने लगी। यहाँ पे आपकी भी तेलुगु भाषा ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे पहला राज्यों का गठन भाषा के आधार पे हुआ और पहली 2 कमेटी कह सकते हो असफल रहीं। भाषाई आधार पे अगर बात की जाए तो राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषा के आधार पर राज्यों की सूची बना दी, कानूनी मान्यता दे दी इस आयोग ने। फलस्वरूप 7वां संशोधन 1956 में किया और इसके बाद एबीसीडी को रद्द करके भाषा के आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका फजल अली आयोग जो है, फजल आयोग कहते हो इसको, इसने भाषा के आधार पे काम किया और 14 राज्य बनाए, 6 यूटी बना दी कि भाषा के आधार पे इतने राज्य बन जाएंगे और उसको मान्यता दे दी। इस चीज को ध्यान रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है पेप्सू का। पेप्सू को बोला जाए तो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था, जो पहले पेप्सू के नाम से चलता था। पेप्सू के, है ना? तो इसमें पूरा पंजाब क्षेत्र बोलते थे, उसको पेप्सू बोला जाता था, है ना? तो इसको 4 भागों में तोड़ दिया गया। सबसे ऊपर बना पेप्सू का हिमाचल प्रदेश और जो पहले नंबर का, दूसरा हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय का क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश बोल दिया उसको। जहाँ हरियाणा में थोड़ी हिंदी बोली जाती थी इसको हमने हरियाणा का नाम दे दिया। ये वाला क्षेत्र जो है ना? ये हरियाणा के बगल में ये छोटी सी दिल्ली रखी हुई है, ध्यान रखना है। ये पंजाब हो गया आपका, है ना? और यूटी यानी कि जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वो चंडीगढ़, ये बीच में फंसी हुई है। यही तीनों की दोनों की राजधानी बन गई है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की। इस तरीके से पेप्सू को भी किस आयोग के तहत बदला गया? शाह आयोग के तहत। फजल आयोग ने क्या किया? 14 और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 8 थे 6 थे, सॉरी 6 थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने से राज्य में रह गया, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। पहले भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर जम्मू कश्मीर राज्य को एक दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया, विभाजित कर दिया। पहले जम्मू कश्मीर क्या था? केवल एक राज्य का जो दर्जा था उसको 2 केंद्र शासित में चेंज कर दिया गया। इसके बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव को भी मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके बाद देखने को मिलता अंत में कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। ये हमारा डेटा, इतना ध्यान रखना, टोटल कितने बचे हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इनकी लिस्ट आप देख सकते हो, ये लिस्ट दी गई है। अगर देखना हो तो नॉन ऑफ इंडिया .gov वाले आप उस पे पोर्टल पे जाकर के ये देख सकते हो कि भारत में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज 2025 तक की अगर बात की जाए तो अब तक इतने हैं। तो बात की जाए यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता कंप्लीट। अगला वीडियो हम भाग 2 से लेके आएँगे, भाग यानी कि पार्ट 2 से लेके आएँगे। पार्ट 2 में हमें देखने को क्या मिलेगा? यहाँ नागरिकता की बात की जाएगी, यानी कि सिटीज़न्स की बात की जाएगी। तो उसको भी देखेंगे, उसमें क्या-क्या आपके इम्पोर्टेंट केस होने वाले हैं और आर्टिकल्स क्या होंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक हालाँकि ये दी गई है। अगर ये कॉपी नहीं होती है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो, नहीं तो हम इसकी वीडियो की लिंक में दे देंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत-बहुत